नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष एक मुलाकात। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी मुलाकात कराते हैं इसमें एक ऐसी शख्सियत से जिसने समाज में अपना विशेष स्थान बनाया है। वो क्या करना चाहते थे, वो क्या कर पाए, वो क्या बन रहे थे, क्या बन पाए, इस तरह के बहुत ढेर सारे सवाल होते हैं। और वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं, उनसे वो भी हम सवाल करते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं। साथ ही हम ये भी समझना चाहते हैं कि वो समाज में किस तरह से काम कर रहे हैं जिससे वो लोगों के लिए आदर्श हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो जहां भी रहे, जिस भी जिम्मेदारी उनके पास रही, डटकर काम करने वाले अफसर हैं। और ऐसे अफसर भी हैं जो अपनी छाप छोड़ते हैं और बहुत आसानी से किसी चीज़ में समझौता नहीं करते, अपने काम को हमेशा प्राथमिकता देते हैं। तो मनीष जी, आप क्या बनना चाहते थे? छात्र जीवन में क्या सोचा था आपने? उस समय 11th एग्जामिनेशन रहा करता, 12th हम लोग के बाद आया था जी। 11th तक तो हम लोग पढ़ाई करते रहे। उस समय ये था कि इंजीनियर बनना है। पीटी भी दी हम लोगों ने और उसमें सिलेक्शन भी हुआ और एमएससीटी में एडमिशन लिया, जिसको कि फिर मेरिट हुआ, एनआईटी भी बोलते हैं उसको। अब एमएससीटी में एडमिशन लिया क्योंकि हमारे परिवार में कई सारे सिविल इंजीनियर्स थे, तो थोड़ा इंक्लिनेशन सिविल इंजीनियरिंग तरफ ज़्यादा था। तो सेकेंड ईयर में सिविल इंजीनियरिंग ऑप्ट की, सेकेंड ईयर के में लास्ट में, और ब्रांच मिल भी गई। उस समय सिविल इंजीनियरिंग का 84 की बात थी, 85 की बात थी। और उस समय काफ़ी सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड भी रहा करती थी। और फिर इंजीनियरिंग करना शुरू की। फिर हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट्स थे वो सीनियर्स हमारे यूपीएससी में इन सब एग्जामिनेशन से पास होने लग गए। तो इंक्लिनेशन बना, चूँकि घर में फादर भी पहले स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थे, फिर उनको आईएएस अवार्ड हो गया था। तो प्रशासनिक बैकग्राउंड घर का भी था, तो ये इच्छा हुई। फिर यूपीएससी तरफ बन गया। सेकंड थर्ड ईयर के बाद यूपीएससी तरफ गया, यूपीएससी पीएससी तरफ। फिर फाइनल ईयर में यूपीएससी देना शुरू किया। यूपीएससी में थर्ड अटेम्प्ट में मेरा ऑल इंडिया सर्विसेज में, डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में फाइनल सिलेक्शन हुआ। और पैरेलली मेरा यहाँ पीएससी में क्वालिफाई कर गया पहले अटेम्प्ट में। तो मेरा इंटरेस्ट ये था, स्टेट में रहने का था। मैंने उसको फोरगो करके और ये वाला जॉब ज्वाइन किया मैंने। और तब से 93 ज्वाइनिंग थी मेरी, और तब से लगे हैं यहाँ प्रदेश में। डिप्टी कलेक्टर की तरह आपने अपनी नौकरी की शुरुआत की। इस दौर में ऐसा क्या अनुभव रहा है आपका जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? देखिए, अनुभव हर तरह के रहे हैं। ऑफिसर्स के साथ, मजबूत अधिकारियों के साथ काम करने का और सख्त अधिकारियों के साथ काम करने का सीखने को बहुत मिला। शुरू के 8-10 साल आदमी सीखता है। उस दौरान फॉर्चुनेटली ऐसे ऑफिसर्स रहे, बॉस रहे हम लोगों के, कि जो बड़े स्ट्रिक्ट भी थे और फर्म ऑफिसर्स थे। तो उस समय सीखने को उनसे बहुत मिला। फिर भोपाल का अगर जो मैं बोलूँ कि अगर नज़ुल वगैरह में था, तो वहाँ उस समय हम लोग के समय में स्लम शिफ्टिंग बहुत हुई थी। तो स्लम शिफ्टिंग के काम काफ़ी कराए थे। ऑफ कोर्स उस समय थोड़ा हम लोग, चूँकि यंग एज थी, तो ज़्यादा ही हम लोग एग्रेसिव रहा करते थे उस समय। बाद में ज़रूर लगता था कि स्लम शिफ्टिंग में गरीबों को तकलीफ़ थोड़ा होती थी। उसको फिर आगे हम लोगों ने अपने कैरियर में जब भी इस तरह की शिफ्टिंग्स हुई, तो उसमें हम लोगों ने हमेशा ख्याल रखा परिवार जो शिफ्ट होते हैं उनकी सुविधा का, उनकी असुविधाओं का ध्यान रखा, जितनी उनकी असुविधाओं को कम किया जा सके। फिर इंदौर के टेन्योर में अगर देखते हैं तो मंडी का पीरियड हमको काफ़ी अच्छा लगा था। मंडी सचिव इंदौर था मैं 2003-04 में। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत बड़ी मंडियां हैं इंदौर की। चोइथराम सब्जी मंडी हो गई, छावनी हो गई, लक्ष्मी हो गई, और यहाँ से करोड़ों का रेवेन्यू सरकार को जाता है। और मंडी निधि में राशि बहुत रहती है। तो मंडी निधि का उपयोग करके भोपाल से मंडी कमिश्नर कार्यालय से अप्रूवल लेकर के, और हम लोगों ने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी किया। तो मेरा पहला अनुभव था मेरे कैरियर का, जिसमें मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स में काम किया था। उसका बड़ा अच्छा लगता है। चोइथराम मंडी मुझे ख्याल है एक सड़क बना करती थी सीमेंट कंक्रीट की, बहुत डिमांड थी उस समय, और कच्ची टाइप की थी पहले। उसमें हज़ारों लोग आते थे उसमें सब्जी बेचने खरीदने, आड़तिया काम करते थे, उसी में जानवर भी रहते थे।
उसकी सड़क हम लोगों ने बनाई थी, तो रात में हम लोग 1-1, 2-2 बजे तक सुपरविज़न करने जाया करते थे कि प्रॉपर क्योरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रॉपर मिक्स डल रहा है नहीं डल रहा है, या प्रॉपर इंजीनियर्स काम कर रहे ही नहीं कर रहे हैं उस समय। फिर आईडीए का पीरियड रहा मेरा सीओ का। सिविल इंजीनियर होना वहाँ बहुत काम आया होगा। हाँ, मुझे हमेशा ये फ़ायदा मिला मुझे कि सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था मेरा, और पहला जो मंडी का अनुभव रहा मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, उसमें फ़ायदा मिला मुझे। फिर इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में गया, वहाँ भी फ़ायदा मिला। ऑफ कोर्स इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का पीरियड 1 साल का था मेरा, और टफ पीरियड मानता हूँ उसको मैं, क्योंकि वहाँ पुल्स एंड प्रेशर्स काफ़ी थे उन दिनों में। फिर भी जितना भी हुआ सही काम करके फिर वहाँ से निकले। अलग अलग समय का अलग अलग एक्सपीरियंस है। फिर नगर निगम भोपाल इंदौर के अलग हैं। कमिश्नर हैं जी। जी, उस दौर में इसलिए कि राजधानी, सियासत बहुत ढेर सारी, कमिश्नर होना। भोपाल में के समय में बड़े तालाब पे काफ़ी वर्क किया था हम लोगों ने, बड़े तालाब के क्लीनिनेस के ऊपर और उसके वाटर प्यूरिफिकेशन के ऊपर। नर्मदा जी उसी समय आई थी भोपाल में, उसमें काफ़ी हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, फीडर लाइन, OSTs, तो वाटर सप्लाई में बहुत काम किया था हम लोगों ने। प्लस थोड़ा रोड ब्यूटिफिकेशन वर्क्स थे, उसका था अपना बड़े तालाब के किनारे जो सड़क जाती है VIP रोड का था, लिंक रोड नंबर 1, 2, 3 थी, उनको भी थोड़ा बहुत वर्क किया था हम लोगों ने। इंदौर का था, इंदौर में एक स्वच्छता वाले मामले में काफ़ी हम लोग कंसंट्रेट किए। मैं उस पर आऊँगा। पिता IAS थे, तो उस वजह से उनका भी आपके कामकाज में, उनका भी अनुभव आपको काम आया होगा। आपने कहा बहुत ढेर सारे बड़े ऐसे अफसरों के साथ जो बहुत सख्त थे, उनके साथ काम करने का। पिता ने क्या मार्गदर्शन दिया, या आप जब इस सर्विस की तरफ जा रहे थे तो पिता की क्या इच्छा थी? पिता का ये बोल सकते हैं कि पिता का आशीर्वाद रहा हर समय, जो शायद पृथ्वी में ईश्वर माता पिता को ही माना जाता है। और नौकरी में आने के बाद पिता का आशीर्वाद हर समय मिला। जहाँ लगता था उनको कि है, तो बड़े सॉफ्टली वो मुझे गाइड करते थे। कभी ऐसा नहीं था कि बड़े सॉफ्टली बतलाते थे कि इसको ऐसा करें तो ऐसे ज़्यादा ठीक रहता है। जहाँ उनको लगता था कि मैं ज़्यादा हार्श हो रहा हूँ। मेरे फादर बहुत शांत मन से काम करने वाले व्यक्ति थे, पढ़ते बहुत थे, स्टडी का उनकी हैबिट है, पढ़ते बहुत हैं वो। और मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट वर्क करता था, तो उसमें कई बार मुझे रोकते थे हमेशा, वो गाइड करते थे हमेशा, और अभी भी करते रहते हैं। कहीं ऐसा लगता है उनको। और मुझे लगता है कि पिता का तो आशीर्वाद ही रहे, तो उसके बाद फिर कुछ आवश्यकता नहीं है। आशीर्वाद ही सफिशिएंट रहता है आदमी को गाइडेंस के लिए। एक जिस तरह से आप अपना काम बहुत तत्परता से करते हैं, बहुत एग्रेसिव होकर करते हैं, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, मैं भी जानता हूँ आपको उसी तरह से। ऐसे समय में, और आपके कई काम जनप्रतिनिधियों के साथ वाले काम रहे हैं, चाहे मंडी हो, नगर निगम हो, BDA हो, माफ़ कीजिए IDA हो, इस तरह की जो जगह है, तो कैसे फिर वो समन्वय बैठाना अपने आप में मुझे लगता है कुछ कठिन होता होगा। वो कैसे बैठाते थे? मेरी पहली पॉलिटिकल बॉडी की जो पोस्टिंग थी, मेरी जो अनुभव था मेरा, वो था मंडी इंदौर का। वहाँ चुनी हुई मंडी समिति थी जिसके बीच में काम किया था। वहाँ से मेरा इंटरेक्शन शुरू हुआ था। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम जाती थी थोड़ा, फिर IDA आया तब भी, मतलब सेकंड मेरी पोस्टिंग थी जहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप बॉसिज्म था वहाँ पर। एक दो बार में समस्या गई थोड़ा, पर बाद में इसके बाद समझ में आया फिर कि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल लीडरशिप ही प्रिवेल करती है, और पॉलिटिकल लीडरशिप जो आपसे अपेक्षा करती है वो जनता के हित के लिए रहता है। और अब अधिकारी जो सोचते हैं हमेशा वो ठीक नहीं रहता है। वो ग्रेजुअली धीरे धीरे, स्पेशली जब नगर निगम भोपाल में गए, वहाँ काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें समझ में आई कि किस तरह से पार्षद अपने वार्ड की जनता के लिए आवाज़ उठाता है, महापौर का क्या रोल रहता है, मेयर इन काउंसिलिंग मेंबर्स किस प्रकार से जनता की आवाज़ उठाते हैं। अगर अधिकारी को ये समझ में आ जाए कि जनप्रतिनिधि हमेशा मूल उसके भाव रहते हैं जनता की आवाज़ उठाना, और अल्टीमेटली कर सभी जनता के लिए रहे हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, आम जनता के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली नगर निगम भोपाल में वो काफ़ी माइंडसेट आया। तो कहाँ सुनना है, कहाँ समझाना है, ये चीज़ होती है। अगर एक किसी जनप्रतिनिधि को ये लगता है कि नहीं आपकी सही बातें सभी पालन होंगी, उसकी कंप्लायंस होगा उसका, और अगर कहीं नहीं कर सकते हो, लीगल समस्या है, तो वो भी समझते हैं जनप्रतिनिधि। कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं मिला मुझे जिसको अगर आप पे कॉन्फिडेंस है और ऐसा कुछ काम आता है जो लीगली आप नहीं कर सकते, और आप अगर उसको समझाने जाते हो और वो समझे ना, वो समझते हैं लोग,
उन जनप्रतिनिधियों की मजबूरी अलग रहती है, उनको जनता, कई चीज़ों में जनता का प्रेशर रहता है, उनके कार्यकर्ताओं का प्रेशर रहता है, तो टैक्टफुली वो भी हैंडल कर लेते हैं। फिर आप जो बात बोलते हैं, अपने जनता को, अपने जो कार्यकर्ताओं को टैक्टफुली हैंडल करते हैं। तो समस्या शुरू में गई थी, बाद में ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। अब पूरे सिस्टम में अगर आप 10 अधिकारी देखेंगे, 10 अधिकारी में 1-2 थोड़ा टफ होते हैं या अलग तरह के वर्क करते हैं, पब्लिक ओरिएंटेड वर्किंग बोलें तो नहीं होती होगी, ऐसी जनप्रतिनिधियों में संख्या नहीं देखने को मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती है। अब ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं गई उसके बाद। जाहिर है कि एक प्रशासनिक अफसर कानून नियम कायदे का प्रहरी होता है, और उसके साथ और जनप्रतिनिधि की जो अपेक्षाएं हैं, जनप्रतिनिधि से जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उसके साथ साम बैठाना अपने आप में एक चुनौती होती है, और अफसर को आए दिन इससे गुजरना पड़ता है, इसलिए कि बहुत तरह के दबाव, बहुत तरह की चीज़ें, इस तरह के जब प्रेशर आते हैं तो एक समझदार अफसर कैसे रिलीज़ करता है प्रेशर को? देखिए, कई चीज़ें, हर चीज़ नियम कायदे कानून में नहीं लिखी होती हैं। कई बातें बड़ी जेन्युइन होती हैं, जनता की डिमांड होती है, और एक कई इश्यूज ऐसे रहते हैं जो अगर नहीं भी लिखा है नियम कायदे कानून, आप कर सकते हो उन चीज़ों को। निर्णय लेना चाहिए एक्चुअली अधिकारियों को। जनप्रतिनिधि जब भी कोई बात बोलते हैं और ऐसा लगता है कि ज्वलंत मसला है जनता का, तो किसी भी तरीके से उसको टैकल करना आना चाहिए उसको। अगर कुछ ऐसा है कि बिल्कुल ही आप नियम में लिखा है आप नहीं कर सकते, और कोई ऐसा ज्वलंत इशू है, ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि अपने को लग रहा है कि जनता की बात सही है पर नियम कायदे कानून जो भी बने हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से नहीं हो पा रही हैं, तो एटलीस्ट सुनना चाहिए लोगों की, जनता की सुन लें, उनको समझाएं उनको। और जो भी आप नहीं कर सकते हो, आप हायर लेवल पर रेफर कर सकते हो चीज़ों को, मार्गदर्शन ले सकते हो, लीगल ओपिनियन ले सकते हो, बहुत सारे तरीके रहते हैं। जनता को लगता है जब अधिकारी सुन रहा है आपकी, और जनप्रतिनिधि भी वहाँ उपस्थित रहता है, तो चीज़ें धीरे धीरे सेटिल होती हैं उसमें। काफ़ी जो आप बोल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें सेटिल होती हैं उसमें। बिल्कुल। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार हम फिर आएंगे। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1, और एक बार नहीं, कई बार। उसके शिल्पकार मनीष सिंह जी हैं, और मनीष सिंह वो कैसे कर पाए, और इसके साथ साथ अब वो कलेक्टर हैं, और जब कलेक्टर उन्हें बनाया गया इंदौर में, तो वो एक ऐसा समय था, कोविड-19 का एक बड़ा संकट था, और इंदौर सर्वाधिक संक्रमित शहरों में एक था। वो कैसे रोक पाए, और उसके बाद जो सख्ती उन्होंने तब दिखाई थी, अब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा शिथिल हो गई हैं, और इस दौर में जिस तरह से फिर एक बार संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ रही है, तो अब सियासत भी इस पर बहुत ढेर सारी हुई है। तो इस सब तरह की चीज़ों पर भी उनसे चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ मनीष सिंह हैं, जो इंदौर के कलेक्टर हैं। सिंह साहब, इंदौर नंबर 1 आया स्वच्छता में, और एक बार नहीं, कई बार आया। उसकी शुरुआत कैसे की, कैसे आप ये कर पाए, कैसे कामयाब हुए? मैंने मई 2015 में ज्वाइन किया था एज म्युनिसिपल कमिश्नर इंदौर, और उसी साल यहाँ की जो पॉलिटिकल बॉडी है, मेयर हैं, वो फरवरी में निर्वाचित होकर शपथ ली गई थी उनके द्वारा। और गंदगी का बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब थी। अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति देखें तो उस समय इंदौर की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। हाई कोर्ट में PIL चल रही थी, हाई कोर्ट जुडिशल रिव्यू में चल रही थी सभी एक्टिविटीज़, जिला प्रशासन भी इन्वॉल्व रहता था। कई बार म्युनिसिपल कमिश्नर को और कलेक्टर इंदौर को कोर्ट ने बुलाया भी था। उन परिस्थितियों में हम लोगों ने ज्वाइन किया था। पहले मेयर हमारी माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ थी, उन्होंने ज्वाइन किया था, फिर मैंने ज्वाइन किया। और जब मैं ज्वाइनिंग के बाद मिलने गया तो उनकी पहली प्राथमिकता यही थी। और भी जो सीनियर लीडर्स हैं इंदौर के, चाहे ताई रही हों, चाहे कैलाश जी रहे हों, सभी ने, और विधायक भी जो थे उस समय, सफाई को लेके, चूँकि पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था जनप्रतिनिधियों पे भी कि कचरा उठ नहीं रहा था। जो डस्टबिन्स रहती हैं, प्राइमरी कलेक्शन जहाँ होता है, वो डस्टबिन से MSW म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट उठाने की जिम्मेदारी एक प्राइवेट फर्म को दी गई थी कई सालों पहले से। वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी थी। तो सभी जिन से मिला मैं जनप्रतिनिधियों से, सभी का एक प्राइमरी फोकस था कि शहर को साफ़ करना है। उससे ही हम लोगों की व्यवस्था शुरू हुई। चूँकि मेयर पॉलिटिकल हेड होती हैं कॉरपोरेशन की, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, तो उनका भी पूरा फोकस इसी में था। हम लोगों ने इनके जो सफाई कर्मचारी यूनियन ने उनके साथ बैठकें की, गाड़ियों का आकलन किया, कितनी व्हीकल्स हैं, जो प्राइवेट एजेंसी लगी थी उससे गैप्स आइडेंटिफाई किए। फिर ये फाइनली पाया कि उस प्राइवेट एजेंसी से काम नहीं कर हो सकता है, उसको टर्मिनेट किया, खुद की व्यवस्था संभालना शुरू किया, सफाई कर्मचारियों को मोटिवेट किया।
और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, इसी बीच में अगस्त 2015 में कैंसिलेशन, A to Z कैंसिलेशन के बाद हम लोगों ने खुद की गाड़ी खरीदनी शुरू की। पहले किराए की व्हीकल्स चलती थी, किराए की व्हीकल्स का एफिशिएंसी रहती नहीं है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि किराए की व्हीकल की जगह खुद की व्हीकल्स खरीदना, उससे एफिशिएंसी एकदम बढ़ जाती है। सफाई कर्मचारियों को मोटिवेट करना, उनका बीट सिस्टम लगाना सफाई का। फिर नेक्स्ट ईयर 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ सर्वेक्षण की टूल किट जारी कर दी अगस्त में। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे कि स्वच्छता में क्या करना, क्या क्या करना है और क्या क्या नंबर्स रहेंगे उसके। तो ऑलरेडी एक साल में हम लोग काफ़ी चीज़ें कर चुके थे। डोर टू डोर कलेक्शन का एक माहौल बन चुका था और सेग्रीगेशन ऑफकोर्स उस समय तक शुरू नहीं हुआ था, पर जब ये टूल किट आया उसके बाद सेग्रीगेशन में फोकस किया हम लोगों ने। तो ग्रेजुअली लगे रहे। मेयर का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट था उसमें, एमएलएस का सपोर्ट था उसमें। चूँकि इम्प्रूवमेंट दिखता जा रहा था तो पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक सपोर्ट कॉरपोरेशन के प्रति इस मुहिम में वो ग्रेजुअली बढ़ने लग गया। वो मीडिया सपोर्ट करने लग गई उसमें। जो पहले मीडिया बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती थी कॉरपोरेशन को, मीडिया ने तारीफ़ करना शुरू की और तारीफ़ भी की मीडिया ने। प्लस जो लोग गलती करते थे, जिन पे स्पॉट फाइन होते थे या जो कहीं भी किसी ने गलती की, उसको भी हाईलाइट करते थे ताकि हम लोग एक्शन ले सकें उनके खिलाफ। तो एक हर तरह से शहर में माहौल बनता गया। आईसी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने 2016 में शुरू की। जब बेसिक हम लोग की तैयारी हो गई, पूरा जो हम लोग घर की तैयारी हो गई, मशीनरी के पार्ट पे, स्टाफ के मोटिवेशन के पार्ट पे, स्टाफ कम था उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हम लोगों ने लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, गाड़ियाँ 400-500 खरीदी, ट्रांसफर स्टेशन 10-11 बनाए हम लोगों ने। तो हम लोग की तैयारी जब पूरी हो गई तो हम लोगों ने फिर आईसी एक्टिविटी शुरू की। और आईसी एक्टिविटी शुरू करने के बाद ग्रेजुअली ये जन आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हुआ पूरा, जिसमें पॉलिटिकल लोग भी थे, मीडिया के भी थे, आम जन थे, एनजीओज थे और सभी समाजों के लोग थे, बाजार संघ थे। तो ग्रेजुअली ये पिक करता गया और जब ये एक जन आंदोलन के रूप में पूरे सभी ने पिक किया, सभी ने इसमें अपना सहयोग दिया, तो रिमार्केबल चेंज आया सिटी में फिर। और 2017 में पहली बार इंदौर नंबर 1 हुआ उसमें। कुछ सख्ती भी करनी पड़ी होगी। हाँ, सख्ती भी करनी पड़ी थी। इस पर क्या था, देखिए, इस सख्ती के पीछे पॉजिटिव आउटकम था। इस शहर में सख्ती आसानी से नहीं की जा सकती है। बहुत सॉफ्ट शहर है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, लोगों में सहनशीलता बहुत है, पर किसी भी गलत चीज़ में सख्ती थोड़ा यहाँ रेट करती है जनता। जब जनता परेशान होती है तो सख्ती सहन नहीं करती है। पर चूंकि सफाई में लोगों को रिजल्ट दिख रहा था, सफाई से बहुत परेशान हो चुके थे लोग। जब 99% लोग सफाई में सेग्रीगेशन कर रहे हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं, और 1% अगर उसमें वायलेशन करें या 0.1% वायलेशन करें तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होती भी थी, स्पॉट फाइन की होती थी या अन्यथा होती थी। स्वच्छता अभियान में आपको सख्ती भी करनी पड़ी होगी, सख्ती में लोगों का क्या रिएक्शन था? देखिए, स्वच्छता में शुरू में तो हम लोगों ने नहीं की थी। जब ये हम लोगों ने मई 2015 से शुरू किया था अभियान, तो पहले हम लोगों ने सिस्टम्स अपने ठीक किए। अगर ये उम्मीद करते थे लोगों से कि हमारे कचरा के वाहन में ही कचरा डालें वो डोर टू डोर कलेक्शन के तहत, तो ये भी अपेक्षा हम लोगों को माननी पड़ती थी जनता की कि कचरा गाड़ी टाइम पे जाए। कई बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि लोगों ने बाहर फेंका कचरा या किसी इंस्टीट्यूशन से बाहर गया। जब हमने जांच की तो मालूम पड़ा कि दरोगा की लापरवाही थी, गाड़ी चालक की लापरवाही थी कि टाइम पे गाड़ी नहीं पहुंची थी। तो हम लोगों ने पहले अपने सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को पूरा ठीक किया, एनजीओस को लगाया था गाड़ी के साथ ताकि टाइम पे मूवमेंट हो गाड़ियों का। और हम लोग को ये मानना था कि सेग्रीगेशन और डोर टू डोर कलेक्शन, अगर आपने अपने सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस ठीक बना लिए हैं, गाड़ी टाइम पे जा रही हैं, रोड पे सफाई झाड़ू लग रही है, क्योंकि जब डोर टू डोर कलेक्शन होता है तो जो रोड स्वीपिंग जो हमारे स्टाफ रहता है उनका वर्कलोड बहुत कम हो जाता है। अभी वो लोग पहले हर डंपिंग पॉइंट से कचरा उठा के गाड़ियों में डालते थे, वो काम उनका कम हो जाता है। केवल रोड स्वीपिंग करनी होती है और रोड स्वीपिंग के जो ढेरी बनती है उसको उनको डालना होता है, जो भी गाड़ी हम लोग उसके लिए फिक्स करते हैं। तो अपने सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को जब 1 साल तक हम लोगों ने इम्प्रूव किया, तब तक बहुत ज़्यादा सख्ती हम लोगों ने नहीं की थी। 1 साल के बाद हम लोग जब पूरे सिस्टम्स हम लोग प्लेस आ गए, सिस्टम वर्क करने लग गया, लोगों ने डालना शुरू कर दिया और ऐसा लगा कि 0.1 या 0.05% लोग ही वायलेशन कर रहे हैं, तब स्पॉट फाइन हम लोगों ने अप्रूवल लिया परिषद से। और हमारी परिषद ही बहुत पॉजिटिव थी इसमें। मेयर का सपोर्ट था, मालिनी मैडम का, हमारे नरुका जी थे अध्यक्ष, उन्होंने उसको प्रोएक्टिवली सपोर्ट किया इस चीज़ को और स्पॉट फाइन इंट्रोड्यूस किया 2016 में हम लोगों ने, मई के बाद। और फिर सख्ती करनी शुरू की हम लोगों ने उसमें। स्पॉट फाइन में शुरू में दिक्कतें गई। जब स्पॉट फाइन हम लोगों ने किया बिल्कुल आदत लोगों को नहीं थी। तो मुझे ख्याल है कि पहला स्पॉट फाइन जो किया था मैं ही गया था राजवाड़ा एरिया में, क्योंकि राजवाड़ा एक ऐसा एरिया है जहाँ कोई भी एक्टिविटी होती है तो वहाँ हाईलाइट ज़्यादा होती है।
तो वहाँ एक दुकान के सामने गंदगी थी, दुकान का कचरा बाहर गिरा फेंका हुआ था। तो वहाँ मैंने शायद, मुझे ख्याल आता है 50 रुपये या 100 रुपये का स्पॉट फाइन पहले किया था। उसमें बहुत दिक्कत गई, बहुत कन्विंस करना पड़ा। फिर जब बोले कि अगर आप ये स्पॉट फाइन नहीं देंगे तो हम लोग प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको इतने 100 रुपये के लिए। तब जाके उन्होंने दिया। पर पहला जो स्पॉट फाइन किया, हम लोगों ने प्रेस रिलीज जारी की, मीडिया में आया, वो लोगों को लगा कि नहीं स्पॉट फाइन कोई चीज़ शुरू हो गई हो, नगर निगम सख्ती करना शुरू कर रहा है इसमें। उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे माहौल बना। पर ये हम लोगों ने इंश्योर किया था कि शुरू में जो स्पॉट फाइन लगे वो 50 रुपये 100 रुपये कम अमाउंट का लगे। वो ग्रेजुअली इसको बढ़ा के हम लोग 1 लाख रुपए तक ले गए और लोगों ने दिया है। उस समय किसी भी अस्पताल का अगर बायोमेडिकल वेस्ट बाहर पाया जाता था तो उसमें 50,000 1 लाख रुपए का फाइन कर देते थे, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस एक्ट था उस अस्पताल का। भी ग्रेजुअली 1 साल के अंदर ही 2017 में अगर माने मई तक में, तो इस तरह का माहौल हो गया था कि हमारा CSI जो जोन लेवल पे होते हैं इंचार्ज, वो भी कर रहे थे स्पॉट फाइन, ZOs भी कर रहे थे, दरोगा भी कर देता था हमारा, और लोग दे रहे थे उसमें। और क्योंकि जनता का सपोर्ट शुरू हो गया था, जनता का मानना था कि अगर 99.9% लोग स्वच्छता को साथ दे रहे हैं और उससे शहर साफ हो रहा है, उससे बीमारियां कम हो रही हैं, तो जो वॉलेट कर रहे हैं उनको दंडित होना चाहिए। ये एक माहौल शहर में बन गया था। और ये माहौल इसीलिए बना कि जन आंदोलन के रूप में ये हो गया था। पब्लिक इन्वॉल्व हो गई थी इसमें, जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व हो गए थे, पब्लिक इन्वॉल्व हो गई थी। इसी सख्ती के दौरान सफाई के लिए हम लोगों ने आवारा पशु भी हटाए, वो भी जनता बहुत दुखी थी उनसे, उसमें सख्ती करनी पड़ी। लगभग 40-50 हम लोगों ने बड़े बड़े मकान तोड़े जो आवारा पशु के पालक थे या पशुओं को पालते थे और थोड़ा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के थे। जनता उनके साथ भी नहीं थी, तो ह्यूज डिमोलिशंस किए हम लोगों ने। होर्डिंग्स हटाए स्वच्छता के लिए, उसमें बहुत बड़ा एक वर्ग था जो उसको सपोर्ट करता था, उसमें भी पब्लिक ने सपोर्ट किया। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे हम लोग स्वच्छता में आगे बढ़ते गए, शहर को साफ करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करते गए, लॉबी सभी में बहुत स्ट्रांग थी। पर चूँकि जनता का सपोर्ट था, जनप्रतिनिधियों का सपोर्ट था, इसलिए झंझटें कम हुई झंझटें, क्योंकि लॉबी स्ट्रांग थी। तो उनसे उस लॉबी के अगेंस्ट में लिटिगेशंस हुए या विरोध हुआ। पर चूंकि एन मास पब्लिक साथ में थी, सिटीजन्स यहाँ के साथ में थे, जनप्रतिनिधि भी सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए काम हो गए सारे। वो इस सफाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वो जो सफाई काम करने वाले लोग हैं, सफाई कामगार, उनके उन्नयन के लिए भी कुछ ऐसा किया गया जो पूरे प्रदेश में मॉडल बने, इसलिए कि उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी ज़रूरतों को लेकर बहुत ढेर सारे सवाल लगातार उठते रहे हैं और आगे भी उठेंगे। तो उसमें ऐसी कोई चीज़ आपके इस मॉडल में उनके लिए भी कोई चीज़ थी? हम लोगों ने बहुत ध्यान रखा उनका। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि इस सफाई मित्रों के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। इनके यूनियन रहते हैं, हर शहर में यूनियन है इनके। यूनियन से हम लोगों ने एक्टिव कम्युनिकेशन रखा और मेयर मैडम ने भी रखा उनसे कम्युनिकेशन। और उससे उनके माध्यम से इनकी समस्याएं जो रहती थी, इनके विनियमितीकरण, इनके नियमितीकरण, इनके पेंशन प्रकरण, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो इनको डे टू डे बेसिस पे इनको समस्याएं होती हैं, उसमें ध्यान दिया। इनकी ड्रेस हम लोगों ने सिलवाई, इनको ठंड के समय हम लोगों ने गर्म कपड़े इनको दिए, बरसात के समय रेनकोट दी गई। रेगुलर हम लोगों ने हेल्थ चेकअप कराए। बहुत सारे अस्पताल थे यहाँ जिन्होंने वॉलंटरी हेल्थ चेकअप किए थे हम लोग के रिक्वेस्ट पे, बड़े अस्पतालों ने। उसके अलावा भी हम लोगों ने एक सिस्टम और चलाया था जो इंदौर में, कि किसी भी सफाई मित्र का अगर वो स्वयं काम करते समय उसको कोई अगर तकलीफ हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या उसके परिवार, इमीडिएट परिवार को, बेटे को, पत्नी को, बहू को, बच्चों को जो डिपेंडेंट है उसके ऊपर, माता पिता को अगर वो डिपेंडेंट है, हम लोग कहीं ना कहीं से उनको आर्थिक सहयोग भी देते थे। अच्छे अस्पतालों में ट्रीटमेंट कराते थे और अस्पतालों का भुगतान जनभागीदारी के माध्यम से करते थे हम लोग, जनता के सहयोग से करते थे। और उसमें भी उनको काफ़ी भरोसा बना कि अगर हम लोग की तबीयत खराब हो रही है घर में किसी की, तो निगम प्रशासन है जो हम लोग की फ़िक्र करेगा, महापौर हैं जो हम लोग की फ़िक्र करेंगे। और जो निगम से भी ऐसे निर्णय लिए किसी की तबीयत होने में, ख़राब होने पे या ऑपरेशन होने में, निगम से भी हम लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प बहुत लोगों की। तो और कम्युनिकेशन प्रॉपर रखा उसमें। उसके तहत हम लोगों ने सख्ती भी की। 7,000 का स्टाफ रहा होगा तो लगभग 500, 800, 1000 ऐसे थे जो काम करने आते ही नहीं थे, फ्री में तनख्वाह लेते थे। उनको ग्रेजुअली चर्चा करके, यूनियंस को कॉन्फिडेंस में लेकर के हम लोगों ने उनको टर्मिनेट भी किया। टर्मिनेशन में कुछ यूनियन से कहने पे कुछ लोगों को वापस लिया हम लोगों ने, जो बहुत ही नीडी थे, जो सुधर गए थे। जितने पोर्शन में जितने समय उन्होंने काम नहीं किया उसको वेतन काट के बाकी रखा, उन्होंने काम भी करना शुरू किया। तो ग्रेजुअली इनके अंदर भी एक अवेयरनेस आई, अपने ओनरशिप आई कॉर्पोरेशन को लेकर के। सफाई का रिजल्ट मिलना शुरू हुआ तो जनता के प्रति, जनता के बीच में इनके प्रति सम्मान बढ़ा, तो उसके कारण में इन लोगों को अच्छा लगा। ट्रेनिंग भी दी, इन कैपेसिटी बिल्डिंग भी कराई, दरोगाओं की बहुत ट्रेनिंग की। दिल्ली भेजा, बॉम्बे भेजा, अहमदाबाद गए दरोगा, जो कभी आज तक नहीं गए थे दरोगा या जोन लेवल के CSI ट्रेनिंग में, वहाँ जाके इनको अवार्ड्स भी मिले।
इन सब के कारण एक कैपेसिटी बिल्डिंग, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इन सब के कारण काफ़ी फर्क पड़ा इस पूरे हमले में। कोविड एक ऐसा समय और अचानक आपको एक जिम्मेदारी दे दी गई इंदौर जैसे बड़े शहर की, जहां आपने पहले भी बहुत सा काम किया था, लेकिन एक कलेक्टर की जिम्मेदारी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत सख्त कलेक्टर की तरह आप एकदम से नजर आए। आपने ये भी माना कि तकरीबन 5,000 लोग हैं जो इंदौर में ही अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से आए और बहुत ढेर सारे पूरे समाज में फैल गए और कुछ पता ही नहीं चला कि, और उनको सख्ती से रोकने के लिए यहाँ तक कि दूध तक में सख्ती करनी पड़ी आपको। तो वो क्या अनुभव था और उस दौर में किस तरह से आपने काम किया? देखिए 28 मार्च की रात को मैंने ज्वाइन किया था और पोस्टिंग गवर्नमेंट ने की थी और मुझे डायरेक्शन से कि इमीडिएटली ज्वाइन करूँ मैं। 29 से मैंने जनप्रतिनिधियों से मिला और एक फीडबैक लिया, जनता का फीडबैक मिल ही रहा था मुझे। अपने डॉक्टर से जो ऑफिशियल अधिकारी उन सबसे मीटिंग लेके व्यवस्था देखी पूरी। स्थिति उस समय वाकई बहुत ख़राब थी। जिस स्टेज में 29 मार्च को मैंने शहर को पाया था 28 मार्च की रात में, हर जगह से कुछ क्लस्टर्स थे बड़े बड़े यहाँ पर, खजराना, नयापुरा, रानीपुरा, चंदन नगर, जहाँ से थोक में लोग निकल के आ रहे थे, बड़ी ख़राब हालत में निकल के आ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि उस पूरे एरिया में क्लस्टर्स में लगभग जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख 2 लाख की रही होगी कम से कम, उसमें बहुत बड़ी संख्या में कोरोना वायरस फैल चुका है वहाँ पर। और 2-2 घंटे में आके डेथ हो रही थी, लोग आ रहे थे 2-2 घंटे में डेथ हो रही थी। बाद में हम लोगों ने ये भी आइडेंटिफाई किया कि लोगों ने जब सांस लेने में तकलीफ होती थी तो लोगों को लगता था, वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कोरोना वायरस इन मोहल्लों में, और लोगों ने सिलेंडर्स बुलवाए और सिलेंडर्स से घर में ऑक्सीजन लेते रहे, जो और ज़्यादा फटल हो गया था उनके लिए। तो वो सब देख के लगा कि यहाँ पर फरवरी से ही आ गया था कोरोना, और फरवरी में रहा, धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप हुआ वो। फिर NRC आंदोलन भी बहुत हुए थे यहाँ पर, उसमें भी लोग, दुबई की फ़्लाइट है, दुबई से सीधे आते थे लोग, और उसमें मोहल्लों से, माइनॉरिटीज़ के मोहल्लों से उसमें रोटेशन में जाते थे सब लोग, तो वहाँ लोगों को इन्फेक्शन लगा और वहाँ से पूरे फरवरी मार्च में फैलते हुए और मार्च एंड में ऐसी स्थिति निर्मित हुई। उसमें 1 तारीख को टाटपट्टी बाखल में एक हुआ, तो उसमें भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं लोगों को कन्विंस नहीं है कि कोरोना वायरस है, और जो प्रशासन में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है। फिर हम लोगों ने धर्मगुरुओं से बात की, धर्मगुरुओं से बात, जितने भी माइनॉरिटीज़ के जो जनप्रतिनिधि थे उनसे बात की, उनका सपोर्ट लिया, और ग्रेजुअली फिर उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए हम लोगों ने। और फिर ग्रेजुअली ये हुआ कि किसी की तबीयत खराब होती तो लोग आ रहे थे, बतला रहे थे, हर जगह डॉक्टर्स लगाए हम लोगों ने बोलना शुरू किया तबीयत खराब है हमारी, तो लोगों ने कहा। तो लगभग ये चीज़ चली होगी 20-25 अप्रैल तक जाके स्थिति संभली है इसमें। बहुत सी अफवाहें फैल रही थी उस दौर में, उससे कैसे उसको पार अफवाहें फैली थी, एक कम्युनल टेंशन सॉर्ट ऑफ, ऐसा भी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ऐसा परिस्थितियाँ निर्मित हुई थी, पर उसमें जो लोगों ने उधम मचाई उन पर सख्त कार्रवाई की, प्लस पैरेलली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत काम आए। जो भी धर्मगुरु थे, धर्मगुरुओं की बैठक ली हमने, सभी धर्मों के धर्मगुरुओं की बैठक ली, अपील की, और उन्होंने सबने अपील की उन्होंने पब्लिक को, और सबने ये बोला कि नहीं, सब कोरोना वायरस है और हमको लड़ना है इससे, और प्रशासन की मदद करनी है। इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ा। फिर एक दौर था बहुत सख्ती का, फिर धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़े। अनलॉक हुआ, इंदौर जो बहुत ही संक्रमित हो गया था उसको आपने कंट्रोल कर लिया। फिर अचानक इंदौर अभी जिस परिस्थिति में है, अब तकरीबन 200 संक्रमित मरीज रोज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, जांच अपेक्षाकृत कम हो रही है, ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ साथ एक और सवाल है कि जनप्रतिनिधियों का बहुत अधिक दबाव हुआ, जहां जितनी अधिक सावधानी बरतनी चाहिए वो कम हो गई। देखिए, यहाँ पर डे 1 से हम लोगों ने एक ग्रुप, जनप्रतिनिधियों का ग्रुप बनाया था हम लोगों ने, और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगभग डेली बेसिस पे हम लोगों के पास भी एक रिव्यू ले रहे थे, हम लोग से फीडबैक ले रहे थे। प्लस चूँकि इंदौर बहुत हॉटस्पॉट बन चुका था, दूसरे तीसरे नंबर पूरे देश में आ गया था, तो दिल्ली की बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही थी यहाँ पर। तो उस समय सभी जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिए जा रहे थे। हम लोगों ने 29 तारीख से ही जनप्रतिनिधियों से पहले मुलाकात की, बाद में हम लोगों ने बुला के इकट्ठा चर्चा करते थे हम लोग, और सारे निर्णय लिए। लॉकडाउन का चर्चा भी जो 29 तारीख का था, जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके लिया गया था ये। फिर गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के रूप में, और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हम लोग रखते थे, और भी जो प्रमुख व्यक्ति थे यहाँ के, जो जिनकी मासेस में अपील है, उन जनप्रतिनिधियों को भी रखा था हम लोगों ने। बड़ा सपोर्ट उस दौर में मिल रहा था। लेकिन अभी पीछे, अगर मैं पिछले 1 महीने के अंदर की बात करूं, तो जनप्रतिनिधि अब
नगर निगम की कार्रवाई से या बाकी तरह की कार्रवाइयों से, हॉकर्स को लेकर इस तरह की बहुत ढेर सारे चीज़ें बीच में बहुत देखिए, पूरा अप्रैल और मई हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रखा। मई से हम लोगों ने ग्रेजुअली मई में 10 मई के बाद से इंडस्ट्रीज़ को ग्रेजुअली रिलीज़ करना शुरू कर दिया था, और फिर उसके बाद 30 मई के बाद से हम लोगों ने बाकी बाज़ारें भी खोलना शुरू की थी, और जून में हम लोगों ने काफ़ी खोल दिया था। फिर भी जुलाई तक में काफ़ी चीज़ें रुकी हुई थी। एक सीमा होती है एक्चुअली, कोरोना वायरस भी एक ऐसे अप्रत्याशित, एक अदृश्य सी एक दुश्मन है जिसके लड़ रहे थे सब लोग, और कहीं ना कहीं लोगों का जो बैलेंसिंग चाहिए सब चीज़ों में, मैं बोलूँगा जनप्रतिनिधियों के कारण हमको ये भी फ़ायदा मिला फीडबैक लेने का, कि आज इकनॉमी हो गई, कोरोना वायरस से संक्रमण से निपटना हो गया, और तीसरी हर्ड इम्यूनिटी हो गई। तीनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। जब इकनॉमी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई, शहर में जो गरीब वर्ग था उसका रोजी रोटी पे बात आने लग गई, तब लोगों में थोड़ा असंतोष भी हुआ, उसमें तकलीफ भी थी, व्यापारियों को भी तकलीफ थी उसमें। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये सब तकलीफ, ये सब असंतोष अल्टीमेटली प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि रहते हैं जिनके पास सब फीडबैक आते हैं, और वो लोग उन लोगों की बात रखते हैं। तो उनका निर्णय बिल्कुल सही था, क्योंकि निर्णय लेने की अथॉरिटी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है। हम लोगों ने अपने अस्पतालों की स्थिति बतलाई, और अस्पतालों में इस 2-3 महीनों में हम लोगों ने उसको कैपेसिटी बढ़ाई, बेड्स की, आईसीयू की, सभी की, और फिर हिम्मत करके हम लोगों ने, जो कि जनप्रतिनिधि चाह रहे थे सभी, और हम लोग को भी ऐसा लगा अधिकारियों को कि जो वो चाह रहे हैं शहर हित में इकनॉमी पार्ट देखा जाए, रोजगार पार्ट देखा जाए, ज़रूरी है। हम लोगों ने खोला, और पहले फिर हम लोगों ने, चूँकि पूरा शहर खोलते थोड़ा डर लग रहा था सभी लोगों को, जनप्रतिनिधियों को भी लग रहा था, पर हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में बहुत ध्यान दिया, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ध्यान देने की वजह से आज 28 अस्पताल, हमारे निजी अस्पताल अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं कोविड मरीजों को। हमारे अरविंदो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, इंडेक्स में पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं। तो अभी ऐसा कंफर्टेबल पोजीशन है, और हमारे पास स्पेयर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी तैयार है इस समय मेडिकल कॉलेज का, जो 550 बेड का है, 100 आईसीयू है उसमें, और 400 उसमें ऑक्सीजन बेड्स हैं। तो ये सब देखते हुए फिर हम लोगों ने मैनेज किया उसको। आज जो संख्या आ रही है उससे हम लोग को चिंता नहीं हो रही है कोई, क्योंकि उसमें 60 to 70% एसिम्टोमेटिक है, जिनको कोई सिम्टम्स ही नहीं है, या बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं उनको। कारण ये है कि हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत स्ट्रिक्टली कर रहे हैं, और उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सैम्पलिंग में केसेस आ रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन हो रहा है उससे। फीवर क्लिनिक्स पर अर्ली डिटेक्शन हो रहा है। दवाई की दुकानें या जो हमारे नर्सिंग होम्स हैं या बाकी अस्पताल हैं जो कोविड ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, वहाँ सर्दी खांसी बुखार का मरीज जाता है, वो ऐप के माध्यम से फीडबैक हम लोग को आ रहा है। और पूरे ज़िले में लगभग 40 लाख 12 हज़ार लोगों का हमने ऐप में अपना दर्ज किया है उनको, सभी का नियमित सर्वे भी हो रहा है। तो चारों मेथड से हम लोग आइडेंटिफाई करके अर्ली सैम्पलिंग करके अर्ली डिटेक्शन पेशेंट से कर रहे हैं। तो 60 to 70% एसिम्टोमेटिक होने के कारण उनको या हम लोग होम आइसोलेशन ऐप के तहत घर में रख के ट्रीट कर रहे हैं, या कोविड केयर सेंटर भेज रहे हैं जिसमें कमरों की कमी नहीं है हम लोगों के पास में, और 30-40% ही हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं जिसमें समुचित हम लोग की बेड कैपेसिटी है। तो अर्ली डिटेक्शन से फ़ायदा ये हो रहा है कि बेड हमारे एक्चुअल हॉस्पिटल्स में जाने वाले पेशेंट की संख्या कम है हमारी। तो 200-250 हम लोगों के लिए कोई फिगर नहीं है, शहर बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। लोगों को भी कॉन्फिडेंस है कि ट्रीटमेंट मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अगर हम जाएंगे तो बेड्स मिलेंगे। हमको फ्री में इलाज कराना है तो अरबिंदो जैसे अच्छे अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज के अच्छे अस्पताल हैं, MRTV जैसे जहाँ हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो लोग भी निश्चिंत हैं, कॉन्फिडेंट हैं। अवेयरनेस भी अगर आप शहर में देखेंगे, शायद देश में मास्क पहनने की जो अवेयरनेस इंदौर शहर में है वो किसी भी शहर में आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब हम लोग उसको और फर्दर बारीकी से मास्क का सही उपयोग करने पे हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है हम लोगों का। तो ये सब स्थिति देखते हुए शहर बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहा है। हल्का सा भय रहना जरूरी है लोगों में, ताकि मास्क का उपयोग प्रॉपर्ली करें, जब किसी फॉरेन चीज़ को टच करें तो हाथ सैनिटाइज करते रहें। तो वो हल्का सा भय है लोगों में, जिसके कारण प्रिकॉशंस लोग ले रहे हैं और शहर सामान्य रूप से चल रहा है। अभी इलाज का जिक्र आप कर रहे थे, बहुत ढेर सारी सुविधाएं जुटाई गई, लेकिन जीवन रक्षक कुछ दवाएं और साथ साथ निजी अस्पतालों में जो इलाज हो रहा है वो काफ़ी खर्चीला है। उसको लेकर भी लोगों के जो खर्च दे भी सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी काफ़ी खर्चीला है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्री इलाज की व्यवस्था की हुई है, और उसके लिए अरबिंदो कल को कोई टफ केस आता है अगर, तो हम लोग भी अरबिंदो प्रेफर करते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आता है, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस कोविड मैनेजमेंट में और कोविड के पेशेंट्स को डील करने में सबसे अच्छा है। सबसे ज़्यादा पेशेंट्स वहीं से क्योर होकर निकले हैं। अनुभव भी बट नेचुरल सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को होगा। तो अरबिंदो जैसे अच्छा अस्पताल में फ्री इलाज हो रहा है लोगों का, इंडेक्स जैसे अच्छे अस्पताल में फ्री इलाज हो रहा है,
मेडिकल कॉलेज में MRT भी है, HST भी है, MTH है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स भी एक बेस्ट क्वालिटी के डॉक्टर्स हैं जो ट्रीट कर रहे हैं। तो फ्री इलाज जिसको चाहिए वो इस तरह सब जगहों पे जा रहा है। निजी अस्पताल में जाने की प्रायोरिटी अगर किसी की है, उसमें हम लोगों ने अलाउ किया है निजी अस्पतालों को कि ये जो लोग पे कर सकते हैं, जो सक्षम है, वो लोग जाएंगे इसमें। पर ये जरूर बोला है अस्पतालों को कि आप एक लिमिट से ज़्यादा आप लूट नहीं मचा सकते हैं आप बिल्कुल भी। जहाँ ऐसे केसेस आते हैं हम लोग उसको इंटरफेयर करते हैं हम लोग। कुछ जगह केसेस ऐसे आए कि PP किट के ही 2-2 हज़ार रुपये लगा रखे थे पर डे के, तो गलत था, वो कम करा है हम लोगों ने, उसको मना किया और आगे फिर मीटिंग लेके सबको समझाया कि क्या सावधानी रखनी है इनको। तो जो पे कर सकता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी 28 हॉस्पिटल्स हैं, उसमें बॉम्बे हॉस्पिटल, मेदांता, चोइथराम और इस तरह के अपोलो हॉस्पिटल जैसे भी बड़े चेन्स के हॉस्पिटल्स हैं। बट नेचुरली वहाँ कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ज़्यादा है वहाँ पर। ऐसे अस्पताल भी हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कम है, तो और फ्री हॉस्पिटल्स भी हैं। तो लोगों को अपनी कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से लोगों को उसमें जा रहे हैं। और थोड़ा लोगों को लगता है तकलीफ तो होती है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके पे करने में, पर जहाँ एक्सेस कुछ मांगा जा रहा है, हम लोग को शिकायत आ रही है, उसको जरूर हम लोग सुधार कर रहे हैं। उसमें पब्लिक के साथ हैं हम लोग पूरा। उसमें एक आखिरी सवाल है कि कई और जगह, पीथमपुर में भी आपने काम किया, इसके अलावा आप कई जगह कलेक्टर भी रहे, तो उसके अनुभव आप हमारे साथ क्या शेयर करना चाहेंगे? उज्जैन कलेक्टर था मैं, महाकाल की नगरी थी वो, और वहाँ पर टेन्योर कम था मेरा, 8 महीने का टेन्योर था। पर बाबा महाकाल की सेवा करने में जो आनंद मिला, महाकाल थे, काल भैरव थे। उज्जैन बड़ा जिला बड़ा अच्छा है, वहाँ एक तो धर्म नगरी है, पूरे हर जगह आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। 84 महादेव है वहाँ पर, हरसिद्धि मैया है वहाँ पर, गणेश जी हैं, चिंतामन गणेश जी हैं। तो बड़ा सिद्ध जगह है, बड़ी शक्तिशाली जगह है। एक बहुत ही सूदिंग शांति है वहाँ पर शहर में, तो उसका आनंद लिया, बहुत अच्छा लगा, शांत निकला समय वहाँ पर। और उसका ग्रामीण पार्ट भी बहुत है उस ज़िले में, तो ग्रामीण अनुभव भी अच्छा है वर्क करने का। प्रोटोकॉल हाईएस्ट लेवल का है, पूरे विश्व से लोग आते हैं वहाँ पर। पीथमपुर में एक MD केवल इंदौर था, तो पीथमपुर में और SEZ में स्पेशली काम करने का मौका काफ़ी मिला। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरा हम लोगों ने किया, जो भी सेक्टर 1, 2, 3 थे। फिर जो SEZ था उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम लोगों ने बहुत किया। आज SEZ जो इंदौर का है, वो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ उससे अच्छा SEZ पूरे देश में नहीं होगा, तो वो भी हम लोग डेवलप किया। फिर उसी दौरान 10-12 नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हम लोगों ने डेवलप किए थे, 2012 से लेकर 15 तक में था उसमें। नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर डील डेवलप किए थे, जो अब लगभग सब जगह पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती जा रही हैं उसमें। तो उसका भी अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस प्रकार से इन्वेस्टर्स को लाना है, उनकी हैंड होल्डिंग करनी है और उनको सपोर्ट किस प्रकार का चाहिए होता है, वो अनुभव मिला उस वहाँ देखने को। और काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ उससे, लाखों की संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, तो सेटिस्फेक्शन भी रहा उसमें। कुछ सवाल आपसे ख़त्म नहीं हो रहे, इसलिए कि आप बहुत रोचक अंदाज में चीज़ें बताते हैं। एक सवाल और कर लेता हूँ। एक ही जगह इंदौर में कई भूमिकाओं में आपने काम किया, तो एक अफसर जब कई भूमिकाओं में काम करता है, बहुत ढेर सारे लोगों से संपर्क होता है, उसके प्रति अपेक्षाएं भी बहुत अधिक बढ़ती हैं। ऐसे समय में वो अपने काम से कैसे न्याय कर पाता है? और इसके अलावा जैसे आप जैसा अफसर जो राज प्रशासनिक सेवा से यहाँ तक आए और इंदौर जैसे इतने महत्वपूर्ण जगह आपको काम करने का अवसर मिला, तो कैसा महसूस करते हैं? चैलेंजिंग है जगह, और इंदौर सेंसिटिव भी बहुत है। यहाँ पर जनता आपको अप्रिशिएट भी करती है, अच्छा काम करेंगे। अगर आप ऐसा लगता है जनता को कि आप अपने पद के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं, जो जिम्मेदारियाँ हैं, तो जनता गिराती भी बहुत जल्दी है यहाँ पर। इसलिए बड़ा सतर्क होकर कार्य करने की जगह है ये बात सही है कि अलग अलग पदों में काम करने के लिए संपर्क बहुत रहे हैं, पर मेरा सोशलाइजेशन ऑलमोस्ट निल रहता है। मेरा ऑफिस रहता है या घर रहता है, या मैं सुबह अगर खेलने जा रहा हूँ कहीं या साइकिलिंग कर रहा हूँ, उतने पेटे बस निकलता हूँ बाहर में। एज सच सोशल मिंगलिंग कम है शहर में मेरी। और जान पहचान से फ़ायदा ये होता है कि सब जगह की खबरें आ जाती हैं, कहाँ क्या समस्या चल रही है, कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, वो पता चल जाता है वो। और सही काम होता है वो करते हैं, जो गलत है, किसी का भी गलत है, वो नहीं करते हैं उसको। धन्यवाद आपका, आपने हमको समय दिया। तो एक ऐसे अफसर जिनके परिवार का माहौल भी उनके पिता IAS रहे, वो माहौल भी था, सिविल इंजीनियर बनना चाहते थे, बने भी इसलिए कि परिवार में बहुत से लोग इंजीनियर थे। फिर
इंदौर को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया, जनप्रतिनिधियों से कैसे डील करना है, उनके साथ किस तरह से समन्वय बैठाना है, उन्हें नियम कानून भी बताना है। और वो ये भी मानते हैं कि जनप्रतिनिधियों से जनता की बहुत अपेक्षा होती है, उन अपेक्षाओं को नियम कायदे के अंदर, और बहुत ढेर सारी चीज़ों के लिए नियम कायदे नहीं है, इसलिए उनकी परिस्थितियों को समझते हुए तत्कालिक निर्णय लेना। साथ ही कोविड-19 को लेकर उन्होंने जिस तरह के निर्णय लिए इंदौर में, वो पूरे देश में चर्चा का विषय है। फिलहाल वो ये मानते हैं कि इकोनॉमी भी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए भी किस तरह से अनलॉक को करना है, कैसे लोगों को अवेयर करना है। और उनका ये मानना है कि सारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं और ये जो आंकड़े हैं 200-250 के जो आंकड़े हैं, वो उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, उस तरह की उनकी परिस्थितियाँ हैं। साथ ही उज्जैन के अपने कार्यकाल को वो याद करते हैं। धार्मिक नगरी है, वहाँ काम करने का कम समय मिला 8 महीने में, लेकिन वो उसको वो याद रखना चाहते हैं। उन्होंने वहाँ मंदिरों का शहर है, शहर में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी बेहतर काम करने की कोशिश की है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।